हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि क्वेश्चंस को देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपका यहाँ पे एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस क्लास को विस्तार पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक भी कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना दोस्तों हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंकों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको डेली क्लास करना है। ठीक है, हम आपको बता देंगे दोस्तों क्लास का टाइमिंग क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों और कैसे तैयारी करना पड़ेगा, सारा कुछ आज से हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी विद्यार्थी नए हैं और 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मेरा गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं जो मात्र 3 से 4 महीने के भीतर ही आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से अच्छी तरीके से तैयारी करवा करके जो है ना 400 प्लस मार्क्स है आप अपने एग्जाम में उत्तीर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को भी नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7033323352। सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको सेव करना है और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके या फिर लाइव चैट में भी बता सकते हैं। ठीक है, और फटाफट से अपना कॉपी कलम उठाइए दोस्तों और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि क्रमागत लगातार प्राकृत संख्या। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे लगातार है दोस्तों 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर है। कहने का अर्थ है यानी कि जो प्राकृत संख्या है ना दोस्तों, क्रमागत प्राकृत संख्या का जो योग होता है इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा ध्यानपूर्वक, n × n+1/2 होता है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों n जो है ना दोस्तों, n को n रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको बस यही चीज़ जानना है कि जब भी कोई क्रमागत प्राकृत संख्या रहेगा और n बार रहेगा तो अगर पूछा जाए कि बराबर क्या होगा तो इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n × n+1/2 होता है। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है n × n+2। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे क्लास को विस्तार पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, 1 से 100 तक। यहाँ पे क्या है कि 1 से जो संख्या होती है दोस्तों, जो शुरू होती है 1 से, वो क्या होती है दोस्तों, प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पे 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग अभी हम आपको फॉर्मूला बताए। फॉर्मूला क्या होता है कि n × n+1/2 होता है। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम आपको सोल्व करके बताएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों n जो है ना 100 है, तो यहाँ पे 100 × 100 + 1 हो जाएगा बटा 2 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 100 × 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 101 हो जाएगा। ठीक है, बटा 2 कर देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसको
अगर ये कटता है तो काट देंगे। और दोस्तों इसको पहले गुणा कर दीजिए, 101 को जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 101 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 2 शून्य प्राप्त हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे। इसको आप काटिए, 2 का पढ़ा में इसका आधा कितना होगा दोस्तों, 10,100 का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों 50 हो जाएगा, 5,050 हो जाएगा इसका आधा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो क्रमिक का मतलब होता है दोस्तों लगातार, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। HCF का मतलब क्या होता है दोस्तों, मासा, जिसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, दो लगातार सम संख्याओं का जो मासा होता है दोस्तों, जो HCF होता है ना दोस्तों, क्या होता है, 2 होता है। कैसे होता है, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, दो लगातार सम संख्या क्या क्या हो सकता है। सम संख्या यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 हो गया सम संख्या, 4 हो गया दोस्तों सम संख्या, इसी तरह यहाँ पे 4 6 सम संख्या है, फिर यहाँ पे 6 8 ये सब क्या है दोस्तों, सम संख्या है। तो यहाँ पे दो लगातार सम संख्या लेना है, ठीक है। इसका HCF ज्ञात करके देखना है। अगर यहाँ पे 4 और 6 का HCF ज्ञात करते हैं तो ये दो लगातार सम संख्या है, तो यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 6 में 4 गया 2 हो गया, फिर 2 को फिर यहाँ पे ये किससे जाएगा दोस्तों, 4 से जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका HCF कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न आपके गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, उसमें आपको बताना है कि चर के घात की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या जो होती है ना दोस्तों, कितना होती है, 1 होती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोस a जो है ना किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि a + b ये दोनों मिल करके कितना हो रहा है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोस a का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, a को ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोस a का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे b को हम लोग 90 की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों और कोस ले लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ कोस लेते हैं तो कोस a बराबर हो जाएगा यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कोस a का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और दोस्तों यहाँ पे थीटा के जगह देख सकते हैं b है, तो यहाँ पे साइन b हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है ये कोस a जो है ना दोस्तों, ये साइन b के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। जो घन का विकर्ण है दोस्तों, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई कितना दिया उसको देख लेते हैं, 6√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण के माध्यम से अगर सबसे पहले भुजा प्राप्त कर लेते हैं, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से निकल सकता है। तो फ्रेंड घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है दोस्तों, √3 गुना भुजा, यानी कि a होता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भुजा को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि √3 से √3 कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे a यानी कि भुजा कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जो कि आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब हम जो है ना दोस्तों इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कीजिएगा कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है, भुजा मतलब ए क्यूब होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक, 6 गुना ए स्क्वायर होता है, क्या होता है दोस्तों, 6 गुना ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, संपूर्ण मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 6 गुना ए स्क्वायर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है ना दोस्तों अभी प्राप्त किए 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे सिंपली, 6 गुना 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर हम लोग 36 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि घन की लंबाई दिया हुआ है, यानी कि घन का विकर्ण दिया हुआ है, जिनके माध्यम से सबसे पहले फॉर्मूला के माध्यम से भुजा प्राप्त किए, फिर भुजा प्राप्त हो गया। तो हम अब जो है ना घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, जो कि होता है 6 गुना ए स्क्वायर, ठीक है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा तो पहले से ही प्राप्त है, तो सिंपली यहाँ पे 6 को 6 का स्क्वायर से गुना कर दिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 है दोस्तों, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि 4 है, तो दोनों का यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, जिसका फैक्टर केवल 2 ही को प्राप्त होता है, यानी कि जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे वो आपका क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या होता है। और दोस्तों जो भाज्य संख्या होता है ना दोस्तों, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, जो 1 से कटे, जो स्वयं से कटे और जो अन्य से भी कटे, ठीक है, वो आपका भाज्य संख्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको सभी अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक पहिए का व्यास यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों जो व्यास है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, डिस्टेंस कितना है दोस्तों, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कैपिटल डी के द्वारा दिखाएंगे, जो कि 176 मीटर है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है, मीटर में है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे व्यास जो है ना दोस्तों, पहिए का व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे व्यास हो गया, व्यास 40 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब मीटर में चेंज करेंगे, 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से सिंपली इसको क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आर का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 20/100 मीटर प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हैं डी जो होगा ना दोस्तों, कैपिटल डी, जो कि दूरी जो हो जाएगा आपका 2 पाई RN के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें n का वैल्यू को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको शानदार तरीके से हल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डी कैपिटल डी, यानी कि दूरी यहाँ पे देख सकते हैं 176 मीटर है, तो इसको ऐसे चढ़ाने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 पाई RN, ठीक है, 2 पाई R। और दोस्तों यहाँ पे जो पहिए है ना दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, वृत्ताकार है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए, वृत्त जो होता है ना उसका परिधि क्या होता है, 2 पाई R होता है। और यहाँ पे 2 पाई RN, हमें n ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा n को गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, 22/7 होता है। तो यहाँ पे पाई की जगह हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 22/7 लिख देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आर जो है ना दोस्तों, वो कितना है, 20/100 है। तो यहाँ पे हम लोग 20/100 को ऐसे ही चढ़ाने देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं।
फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 100 होगा, ठीक है। 20/100 गुना हमें n का वैल्यू को ज्ञात करना है, तो n को ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग n को यहाँ पे इस तरफ रख देते हैं, ठीक है। तो ये n जो है ना दोस्तों ऊपर में सबके साथ गुणा में है, ठीक है। जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ऊपर में था वो बटे के फॉर्म में चल जाएगा, और जो यहाँ पे ऊपर में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जो नीचे में ऊपर चल जाएगा यही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 176 गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, 176 गुना 7 गुना हो जाएगा दोस्तों 100, फिर बटा कर देंगे, और ये जो ऊपर में है ना ये सबसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना 22 गुना 20 कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको काटना है, 20 5 100 हो जाएगा, ठीक है, 5 बार में 5 टाइम में। फिर इसको काटिए आप, 2 8 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर कटता है तो काट दीजिए, 22 यहाँ पे 22 का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे तो 88 आएगा 4 बार में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे सब कुछ काट दिए दोस्तों, और यहाँ पे 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर 140, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए ये किसके बराबर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर ए कह सकते हैं, ये जो है ना दोस्तों कोस ए के बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपी के क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं, या फिर सारो अंतर कहते हैं, ठीक है, या फिर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और दोस्तों इसे हम लोग स्मॉल डी के द्वारा भी दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, tan थीटा को ऐसे चढ़ाने देते हैं, और ये 4 गुना में है ना, तो इधर राइट साइड में जाएगा तो 4/4 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan कितने डिग्री के मान पे 1 होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पे tan से tan दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू देख सकते हैं 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे थीटा का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा बराबर √3 है। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक काम करते हैं कि tan थीटा को ऐसे चढ़ाने देते हैं, और यहाँ पे √3 है ना, तो √3 को भी ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि tan कितने डिग्री के मान पे √3 होता है। तो आप कहेंगे सर tan 60 डिग्री के मान पे कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों तरफ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू देख सकते हैं 60 डिग्री प्राप्त हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, सेक थीटा की जगह हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ पे सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों वो कितना होता है, 2 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से नोट्स करने का, या फिर इसको फटाफट से रिविजन कीजिए, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे द्विघात बहुपद यानी कि जिसका घात 2 हो, ठीक है, यानी कि जिस चर राशि की घात 2 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, x² + bx + c होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक
59 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों में से कोई एगो को चेंज करना है। तो चलिए हम लोग कोसेक 31 डिग्री को ऐसे छोड़ देते हैं और सेक 59 डिग्री को चेंज करेंगे। तो फ्रेंड आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर क्या होते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होते, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग हल करेंगे। तो सेक थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और दोस्तों यहाँ पे थीटा कितना है देख सकते हैं, 59 डिग्री है, तो यहाँ पे 59 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि कोसेक 31 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस करना है। कोसेक 90 में जब 59 डिग्री घटाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कोसेक 31 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह सिमिलर है, प्लस माइनस ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है, कट करके। तो इसका देख सकते हैं दोस्तों राइट आंसर कितना हो गया, बी हो गया, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ये पता होना चाहिए 6 जो है ना दोस्तों, 6 एक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, और दोस्तों √2 एक क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2,7,12 का 10वां पद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले 10वां पद को ज्ञात करने से पहले ये जो है ना दोस्तों एपी के फॉर्म में है, और सबसे पहले जो एपी होते हैं ना दोस्तों उसका प्रथम पद जो कि ए है इसको ज्ञात करना होता है, जो कि 2 होगा हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमें सारांतर भी ज्ञात करना होता है। सारांतर कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपली साथ में 2 को माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा दोस्तों इसका सारांतर। और यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10वां पद को हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, a + 9d कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a देख सकते हैं 2 है, और दोस्तों यहाँ पे 9 + d का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे d की जगह। तो यहाँ पे 2 + 9 = 45 हो जाएगा, ठीक है। 5 9 45 हो गया, और दोस्तों 47 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2। तो यहाँ पे 47 देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देख सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 2x² + 8x + 1 के शून्य कि यहाँ पे अल्फा और बीटा हो। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फॉर अल्फा + बीटा ज्ञात करें, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फॉर अल्फा + फॉर बीटा का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो बहुपद है ना दोस्तों इसका प्रथम पद जो ए है ना दोस्तों इसका ए कौन है, 2 हो जाएगा, जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है। और दोस्तों बी जो है ना एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि 8 है। और दोस्तों सी जो है ना दोस्तों ये कांस्टेंट होते हैं, जो अचर पद होते हैं, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी दोनों प्राप्त हो चुका है। फिर हम लोग अभी ज्ञात करेंगे अल्फा + बीटा को पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे पहले। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों माइनस जो है ना पहले से है, और b का वैल्यू को देख सकते हैं जो कि 8 है। -8/a का वैल्यू देख सकते हैं जो कि 2 है। इसको जब काटेगा तो 2 को 8 हो जाएगा, जो कि -4 हो गया अल्फा + बीटा का वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फॉर अल्फा + फॉर बीटा है ना, तो दोनों में देख सकते हैं कोई यहाँ पे जो है ना दोस्तों दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 को ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे अल्फा + बीटा है ना तो इसको अंदर में ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं दोस्तों, फॉर अल्फा + बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह अल्फा + बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ -4 हो जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे -16 इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, कोट थीटा का वैल्यू यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि tan² थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोट थीटा है ना तो इसके जगह यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है। कोट थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, b/p होते हैं,
बी बटा पी को कंपेयर करेंगे 3/4 से, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 3 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एच का वैल्यू को निकालेंगे, तो एच बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और रूट अंडर चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, जो कि यहाँ पे एच प्राप्त हो चुका है इजीली। फिर हमें क्या करना है कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड टेन थीटा बराबर क्या होते हैं, पी बटा बी होते हैं। तो पी बटा बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। पी का वैल्यू को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 4 है, तो 4/b जो अभी हम इसको एज नहीं भी ज्ञात करते ना दोस्तों, तो यहाँ पे इजीली प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा में भी क्या होते हैं, पी बटा बी होते हैं। तो यहाँ पे एज ज्ञात करने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बी देख सकते हैं जो कि 3 है, इसका दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर सिंपली 16 होता है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16:9 हो गया इसका बिल्कुल सही उत्तर, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, घन का एक भुजा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। तो फ्रेंड घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि भुजा पे क्यूब होता है। भुजा यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्या करना है, क्यूब करना है। 3 को 3 बार गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता के योग कितना होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 1 और 0 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यानी कि संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता का जो योग होता है ना दोस्तों, कितना होगा, 1 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज के इस क्लास में जो है ना, यहाँ पे हम 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है और यहाँ पे क्लास का टाइम को भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, हम बता देंगे शाम में जब क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनके माध्यम से आप लोग नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जो है ना दोस्तों, आप फटाफट से क्लास में जुड़ सकते हैं। और लगातार यहाँ पे डेली क्लास चलेगी, कम से कम 3 से 4 क्लास डेली चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे सभी सब्जेक्ट का, और इनके साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और यहाँ पे डेली क्लास कीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट पे भी ऑनलाइन टेस्ट चलती है, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं तो फटाफट से वेबसाइट में जाके ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7033323352। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलती है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।